नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस राहुल सर क्लासेस में। दोस्तों, करंट अफेयर की क्लासेस हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो जो पहली क्लास आपको दी गई है वो राष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित थी। सभी राष्ट्रीय जो घटनाएं थीं उन पहलुओं को हमने बहुत विस्तृत तरीके से समझा था। आज की जो क्लास है वो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित होगी, जिसमें उन सभी तथ्यों को, उन सभी पॉइंट्स को जानेंगे जो कि बीते समय में घटित हुए हैं। विभिन्न देशों के प्रधानमंत्री, उनके राष्ट्रपति इत्यादि के बारे में 1-2 सवाल बन जाता है, तो वहाँ से भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और साथ ही जितने भी संगठन हैं या जितने भी इंडेक्स वगैरह हैं, उन सभी को एक बार सूक्ष्म दृष्टि के रूप में हम लोग कवर करेंगे। ये घटना चक्र के द्वारा प्रकाशित की गई जो ई-दृष्टि बुक है, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग क्लास की तरफ बढ़ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को देखने का प्रयास करेंगे। इसमें पहला ही पॉइंट्स है कि स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप इतने प्रधानमंत्री और इतने राष्ट्रपतियों के नाम सुन लेते हैं जिससे कि आपको याद नहीं रहता है। तो कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ तिकड़म बिठा करके ये याद रहें। बस ध्यान ये रखना है कि हम केवल याद करने के लिए उन चीज़ों को थोड़ा-सा इस्तेमाल करेंगे, उन शब्दों को जोड़ने का प्रयास करेंगे जिससे कि वो याद रहें। और मेरा कोई भी उद्देश्य ऐसा नहीं है कि मैं किसी के नाम को लेकर के या किसी भी ऐसे तथ्य को लेकर के मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है जिससे मैं उनका कोई दुराचार या कोई अपशब्द का प्रयोग करूँ, ठीक है? तो केवल आपको याद कराने के लिए ही ऐसे ट्रिक वगैरह बनाने का प्रयास हम लोग करेंगे, ठीक है? जहाँ लगेगा वहाँ कोशिश करेंगे कि ट्रिक बनाने का प्रयास किया जाए, जहाँ नहीं होगा वहाँ पे आप उसको रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है? और तो कोई उपाय होता नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में जिसने पदभार जो है ग्रहण किया है, उनका नाम है जेनेज ज़ांसा। जेनेज ज़ांसा नाम है उनका, जो कि स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री हैं। देखिए याद कैसे रहेगा, क्योंकि स्लोवेनिया में स्लो कहीं न कहीं रुका हुआ है, ठीक है? तो जो स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री हैं, वो झांसा देते हैं, ऐसा केवल ट्रिक के लिए याद रखना है, ठीक है? जैसे कि हमारे आजकल प्रधानमंत्री जी हैं, है ना? तो झांसा देने में तो आजकल सरकारें कभी कोई कम नहीं है, इतने बड़े-बड़े वादे करते हैं और फिर वो वादे कहाँ गुम हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो स्लोवेनिया के जो प्रधानमंत्री हैं, आप ऐसे भी रख सकते हैं कि ये अ, स्लो जो है लेकर के जो जनाज़ा है, जनेज़ से आप याद रख सकते हैं कि जनाज़े को क्या कर रहे हैं कि स्लो लेकर के चल रहे हैं, ठीक है? या फिर आप ये याद रख सकते हैं कि झांसा, वहाँ के जो स्लो मतलब बहुत धीमे-धीमे झांसा देने का प्रयास किया जाता है, तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे इस बात को, तो याद रहेगा। कोई ना कोई ऐसी तिकड़म बिठाएँगे ना तो इससे चीज़ें आपको याद रहें। जैसे सपोज़ दैट मान लीजिए कि आप डेली क्लास करने जाते हैं और आप क्लास करके आते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। फिर मैं अचानक से आपसे कुछ समय बाद पूछूँ कि आपको उस दिन की क्लास याद है? तो आप शायद भूल जाएँ कि टीचर क्या पहन के आए थे या टीचर ने क्या पढ़ाया था, नहीं याद रहे शायद। लेकिन सोचो अचानक से टीचर पढ़ाने आए और हेलमेट पहन के चले आए क्लास में। अब आपसे अगर मैं साल भर बाद भी पूछूँगा ना तब भी आप कहेंगे हाँ, उस दिन सर जो है ना हेलमेट पहन के चले आए थे, अंदर ही क्लास में। तो कुछ जब आप चीज़ों को ऐड ऑन करते हैं ना, तो चीज़ें आपको याद रह जाती हैं। तो जब भी आप स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में अगर वहाँ पे ऑप्शन आपको दिखा हुआ दिखेगा, तो आपको तुरंत याद आएगा अच्छा स्लो, जनाज़ा स्लो ले जा रहे थे ये, ठीक है? तो आप कहीं न कहीं इसको कनेक्ट कर पाएँगे, ठीक है? तो याद रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है सेनेगल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो सेनेगल, सेनेगल में कहीं न कहीं गल छिपा हुआ है, ठीक? और इनका जो नाम है प्रधानमंत्री जी का, वो है अहमद अहमदो अल अमीनो लो, ठीक है? तो अमीनो अम्ल से याद रखेंगे कि अमीनो अम्ल से ये गल गए, अमीनो अम्ल गल गया या अमीनो अम्ल से गल गए, तो जैसे ही आपको याद आएगा कि अमीनो, तुरंत याद आएगा अच्छा गल यानी सेनेगल, तो ये वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है?
मैं बार-बार कह रहा हूँ, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं कि मैं किसी को क्षति पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे शब्दों में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, मैं केवल आप सभी को याद कराने के लिए ऐसा कह रहा हूँ, ठीक है? अगर आपकी कोई अपनी ट्रिक है तो आप ज़रूर ऐड करिएगा, वरना आप इस ट्रिक को अपना सकते हैं। और आप या ध्यान रखिएगा कि जब आप ऑप्शन देखेंगे तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होगा कि अच्छा सर ने बोला था अमीनो अम्ल गला देगा, किसको गला देगा? तो सैन्य याद आ जाएगा तुरंत आपको ऑप्शन में, ठीक? चलिए, अगला है भारत सरकार ने हाल ही में अफ्रीका में किस जानलेवा महामारी से निपटने के लिए 45.5 टन चिकित्सा सहायता की खेप भेजी है। तो भारत ने भेजी है ये अफ्रीका के लिए, जो कि इबोला के लिए ये खेप भेजी गई है, ठीक है? तो आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री साहब कहीं भी जाते हैं तो बोलते बहुत हैं, है ना? इनको बोलने की बहुत आदत है। तो याद रहेगा कि इबोला के लिए इन्होंने एक खेप भेजी है, जो कि अफ्रीका में। चलिए आगे है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी कि आरएसएफ द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में देशों को 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो बहुत गंभीर श्रेणी में रखा गया है, ठीक है? यही साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो रिपोर्ट जारी करती है, ये 5 श्रेणियों में जारी करती है। यहाँ ये वाली श्रेणी नहीं, ये जो देखते हैं, जो इंडेक्स जारी करते हैं, वो इनकी 5 श्रेणियाँ हैं, जिसमें कि राजनीतिक, संदर्भ, दूसरा कानूनी ढांचा, ठीक? तीसरा आर्थिक संदर्भ, चौथा सामाजिक, सांस्कृतिक संदर्भ, ठीक? और पांचवा है पत्रकारों की सुरक्षा। इन 5 आधारों को ये अपना बेस बनाते हैं और इसी आधार पे ये इंडेक्स जारी करते हैं, ठीक है? लेकिन जो देशों की श्रेणी है वो 5 श्रेणियों में इनको रखा जाता है और भारत उसमें से बहुत गंभीर श्रेणी में है, ठीक? अब उसकी स्थिति को अगर आप देखें तो जो भारत की रैंकिंग है वो 157वीं है। तो 2025 में जो रैंक थी इनकी वो थी 151वीं रैंक, जो कि 6 अंकों की बढ़ोतरी के साथ कितनी हो गई है? 157, यानी कि 6 अंकों की क्या आई है? हमारी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में गिरावट आई है, ठीक है? अगर यहीं पे आप बात करें तो इस सूचकांक में जो पहली स्थिति है वो है नॉर्वे की, और ये जो नॉर्वे है ये 10वीं साल यानी लगातार 10वीं साल ये टॉप पे बना हुआ है। वहीं अगर दूसरी कंडीशन की बात किया है दूसरे नंबर पे तो आप नाम आता है नीदरलैंड। कभी-कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है कि पहली सिचुएशन किसकी है, पहला देश कौन सा है, दूसरा कौन सा है। कई बार ऐसा होता है कि पहला पूछा गया और नॉर्वे का नाम नहीं दिया गया, ठीक है? इनमें से ऊपर कौन है? तो नीदरलैंड सेकंड पे। उसके बाद थर्ड नंबर पे अगर आप देखें तो थर्ड नंबर पे एस्टोनिया है, एस्टोनिया, ठीक है? फोर्थ नंबर पे अगर आप जानना चाहें तो डेनमार्क है, ठीक? वहीं अगर पांचवें कंडीशन देखा जाए तो स्वीडन है। अब मुझे लगता है कि इतना काफी है, 5 नाम आपको दे दिए गए हैं, इतने काफी हैं, ठीक है? तो पहले पे नॉर्वे, दूसरे पे नीदरलैंड, तीसरे पे एस्टोनिया और चौथे पे डेनमार्क और पांचवें पे है स्वीडन, ठीक है? अगर मैं यहीं पे आपसे बात करूं कि लास्ट पोजीशन किसकी है, क्योंकि कभी-कभी आपसे लास्ट भी पूछ लिया जाता है। तो अगर लास्ट की बात की जाए तो कुल 180 देश शामिल हैं जिन पे ये इंडेक्स जारी किया गया है, और 180वां जो देश है यानी कि 180वीं जिसकी रैंक है
वो है इरिट्रिया। ठीक, अगर मैं कहूँ कि 179 पे कौन है, तो आप याद रखेंगे कि उत्तर कोरिया। ठीक, अगर वहीं पे 178 पे कौन है, तो चीन का नाम आता है। ये नाम मैंने इसलिए आपको बता दिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इनमें से लास्ट के ऑप्शन में इरिट्रिया ना हो, कोरिया ना हो, तो चीन हो ऑप्शन में। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, अगर इसके बाद अगर आप जानना चाहें तो जैसे एक 177 पे ईरान है। ठीक, तो ये कंडीशन थी। भारत की 2025 में रैंक कितनी थी? 151। और 2026 में रैंक कितनी है? 157। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2026 किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी की गई? तो ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ये जारी की गई। डब्ल्यूएचओ की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हेपेटाइटिस से होने वाली 95% मौतों के लिए मुख्य रूप से हेपेटाइटिस के कौन से प्रकार जिम्मेदार हैं? तो हेपेटाइटिस बी और सी इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो सबसे ज्यादा मौत के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, आगे है, हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है अली फलीह कादिम अल जैदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस अफ्रीकी देश के विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ में शामिल होने का समर्थन करते हुए द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये इथियोपिया है जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर इथियोपिया ने हाल ही में साइन किया है। ठीक, अगला है, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया में किस स्थान पर भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है? तो ये इमजिंगाक पार्क है एक, वहां पर, जो कि दक्षिण कोरिया में पड़ता है, वहां पर क्या किया गया है कि राजनाथ सिंह ने भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत और फ्रांस के बीच 8वीं समुद्री सहयोग वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये पेरिस यानी कि फ्रांस में किया गया था। ठीक है, किसके बीच? तो भारत और फ्रांस, तो ये फ्रांस में ही हुआ, जो कि पेरिस में हुआ, फ्रांस के पेरिस शहर में हुआ। भारत और फ्रांस के बीच जो 8वीं समुद्री सहयोग वार्ता हुई। ठीक है, आगे, कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी आईबीसीए में 26वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो सऊदी अरब जो है इसमें शामिल हुआ है, 26वां देश बन गया है जो कि आईबीसीए यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के रूप में शामिल हुआ है। ठीक है, कौन? सऊदी अरब। आगे, किन दो देशों ने बाल्टिक क्षेत्र में नाटो का नया सामरिक कमांडर सेंटर स्थापित किया है? तो ये जर्मनी और नीदरलैंड दोनों ने ही नाटो का नया सामरिक कमांड सेंटर जो है स्थापित किया है इन्होंने। ठीक है, और ये भी याद रखेंगे कि जर्मनी और नीदरलैंड दोनों ही क्या है, बाल्टिक क्षेत्र में नाटो का जो है एक नया सामरिक कमांडर सेंटर स्थापित किया है। अब याद रखने के लिए आप समझ सकते हैं कि नाटो है, तो लैंड पे उन्होंने क्या किया कि कमांड सेंटर जो है जमा दिया है। दोनों ही याद रहेंगे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऐसे तिकड़म लगा के याद करने का प्रयास किया करिए। जैसे खास करके ये लोग किया करते हैं जिनको जब आप देखेंगे कि जो टॉपर्स लोग भी है ना, वो कुछ इसी प्रकार से ट्रिक लगा करके याद करते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीजों को इतने सटीक तरीके से याद करना आसान नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे, 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित हुई? तो ये पूछा जाता है आपसे, तो ये जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य सभा कौन सी भी थी? तो 79वीं थी यानी 79वीं ये स्वास्थ्य सभा थी। कहाँ पे हुई? जेनेवा में। अगला है,
किस प्रमुख खाड़ी देश ने 1 मई 2026 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी कि ओपेक से आधिकारिक रूप से अलग होने का निर्णय लिया है? तो ओपेक से कौन अलग हुआ है? तो यूएई अलग हुआ है आधिकारिक रूप से, ये इन्होंने घोषणा कर दी है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात ने, जो कि ओपेक के अब सदस्य नहीं रह गए हैं। अगला है संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये बिश्केक में किया गया, जो कि किर्गिस्तान में पड़ता है। ठीक है, और ये किर्गिस्तान की राजधानी है। कभी-कभी राजधानी पूछ लेता है तो आपको याद रखने में थोड़ी-सी समस्या आती होगी। अब देखिए, बिश्केक से याद रखेंगे कि केक, केक जो है, आपको पता है कि केक में अगर धूल-मिट्टी लग जाए तो किरकिराने लगता है। क्या लगता है? किरकिराने। तो केक किरकिराएगा यानी कि किर्गिस्तान की क्या हो जाएगी? राजधानी हो जाएगी। इस प्रकार से भी लोग याद करते हैं इसको। तो आई होप जब भी आप अगर केक का नाम सुनेंगे और पूछा जाए कि किसकी राजधानी है, तो किर्गिस्तान आपको याद आसानी से रहेगा और ऑप्शन में देख के तो तुरंत याद आएगा आपको। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस के अनुसार कौन सा देश गंभीर खाद्य संकट वाले शीर्ष 10 देशों में शामिल हो गया है? तो पाकिस्तान इसमें 10 देशों में शामिल हो गया है। ठीक है, आगे है वर्ष 2026 में ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह यानी कि ब्रिक्स हेल्थ वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो ये भारत ने की है और ये याद रखेंगे, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। जब भी भारत किसी देश किसी चीज की बैठक करता है या मेजबानी करता है, तो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह की जो बैठक हुई उसकी मेजबानी किसने की है? भारत ने की है 2026 में जो हुई है। ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह 2026 की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली में पहली बैठक आयोजित हुई। ठीक है, मेजबानी की तो नई दिल्ली में इसकी पहली बैठक कराई गई। अगला है भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए दक्षिण कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग। ठीक है, अब इसको याद रखने के लिए आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे कोई भी प्रधानमंत्री या कोई राष्ट्रपति आता है तो हम लोग स्वागत करते हैं। अपने यहाँ कोई मेहमान आता है तो हम लोग अच्छे से स्वागत करते हैं। ठीक है, तो जब दक्षिण कोरिया के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं ये भारत आए जो आधिकारिक तौर पे यात्रा करने के लिए, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनके क्या किया कि मूंग का हलवा खिलाया। ठीक है, कोरे बर्तन में मूंग का हलवा खिलाया। तो आप याद रखेंगे कि मूंग का हलवा किसमें खिलाया था? कोरे बर्तन में। तो कोरिया के राष्ट्रपति थे। ठीक है, देखिए आपको लग सकता है कि मैं बकवास कर रहा हूँ, ये क्या सर क्या बकवास कर रहे हैं, लेकिन आपको यही बकवास जिस दिन ये एग्जाम देने जाएंगे और ये ऑप्शन आपके सामने नजर आएंगे, तब आपको यही बकवास लगेगी कि सर सच बोल रहे थे। देखो एक तरफ से याद आ रहा है कि हाँ ये वाला यहाँ ट्रिक लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ली जे म्यूंग की बैठक में किन दो प्रमुख उभरते क्षेत्रों के को सहयोग के लिए विशेष रूप से रेखांकित किया है? तो देखिए जिस जहाज से, अब ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कनेक्ट करने के लिए बोल रहा हूँ आपको, तो जिस जहाज से दक्षिण कोरिया के जो म्यूंग साहब जो आए थे, तो वो जहाज क्या था कि खराब था। तो कहा कि यार जहाज निर्माण करो पहले। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि यार इसमें ना बैटरी वाला सिस्टम सही नहीं है, बैटरी नहीं अच्छी काम करे, तो क्या क्यों क्या करना चाहिए? यार इसमें सेमीकंडक्टर ठीक नहीं है, तो सेमीकंडक्टर भी लगाओ। तो देखिए दोनों पे ही इन्होंने रखा कि सेमीकंडक्टर और जहाज निर्माण, ये मुख्य जो है सहयोग के लिए विशेष रूप से रेखांकित किए गए। ठीक है, अब आपको याद रहेगा कि जो दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति आए थे उनका जहाज ठीक नहीं था, यहाँ मरम्मत करवाए थे। ठीक है, निर्माण करवाए थे जहाज का और उसमें सेमीकंडक्टर भी लगवाए थे, याद रहेगा। ठीक है, चलिए आगे। नौवे हिंद महासागर सम्मेलन यानी इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस यानी आईओसी का मेजबान देश कौन सा था? तो मॉरिशस था। क्या नाम है? मॉरिशस। ठीक है, चलिए अब जो नौवे हिंद महासागर सम्मेलन की जो मुख्य थीम थी वो क्या है? तो कलेक्टिव
स्टेवर्डशिप फॉर इंडियन ओशियन गवर्नेंस। ठीक है, तो ये क्या है, 9वें हिंद महासागर सम्मेलन की मुख्य विषय है, यानी कि थीम है। ठीक है, चलिए आगे। मंगोलिया के प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो मंगोलिया के प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो न्याम ओशोरिन यूचरल। तो याद रखना है, यूचरल को पकड़ लीजिएगा। ठीक है, मंगोलिया से याद रखना है कि मांगना। तो जब मांगने, मंगोलिया के प्रधानमंत्री जब मांगने गए तो इनको किसी ने कुछ दिया नहीं, तो ये चुरा चुरा के भाग रहे थे। ठीक है, तो याद रहेगा। ठीक है, नए नए प्रधानमंत्री बने थे तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, तो कोई दे नहीं रहा था इनको कुछ, इन्होंने चुराना शुरू कर दिया। मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, मैं आज छोड़ के विनती कर रहा हूँ उन सभी प्रधानमंत्रियों से, मेरा इसमें कोई अपना हित नहीं है, केवल आपको याद कराने के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग विषय आधारित का कौन सा वार्षिक संस्करण जारी किया गया? तो ये 16वां संस्करण था। ठीक है, अब इसमें देखें आगे, तो क्यूएस नामक प्रतिष्ठित संस्थान जो यह वार्षिक वैश्विक रैंकिंग जारी करती है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये लंदन में है। ठीक है, आगे वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स का 13वां संस्करण किसने जारी किया? तो कौन जारी किया? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी आईईपी के द्वारा इसको जारी किया गया। कौन सा? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। कौन सा देश दुनिया में आतंकवाद से पहले सबसे अधिक प्रभावित देश बन गया, यानी कि दुनिया में आतंकवाद से सबसे प्रभावित देश बन गया है? कौन सा देश है? तो पाकिस्तान। आप आंख बंद करके लगा दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, आए दिन आपको पता ही है कि कुछ ना कुछ इसके दिमाग में चलता रहता है और आतंकवाद जैसी घटनाएं आपको आए दिन देखने को मिल सकती हैं। आगे वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत को 163 देशों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में किस देश ने लगातार 9वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये फिनलैंड है जिसने ये पहली जो है लगातार 9वीं बार पहला स्थान प्राप्त किया है। किसमें? विश्व खुशहाली रिपोर्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः कौन से देश हैं? तो इसी विश्व खुशहाली रिपोर्ट में दूसरे नंबर पे आइसलैंड है और तीसरे नंबर पे डेनमार्क है। ठीक है, अब याद रखने के लिए आप देखिए, विश्व खुशहाली है यानी खुश हो रहे हैं लोग, तो फाइन है यानी कि सब एकदम फाइन घूम रहे हैं, सब अच्छे हैं। और जब आप खुश होने के लिए आप गर्मी पड़ रही है, बहुत भयंकर, आप देख रहे हैं कि वर्तमान में कितनी गर्मी पड़ रही है। ठीक है, तो फन करने के लिए आप जो है बर्फीली जगह पे गए तो आप हैप्पी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, और वहां पे अपना मार्क लगा के आएंगे कि नहीं यहाँ पे हम एकदम खुश हैं, ये वाला एरिया हमारे लिए एकदम हैप्पी है। तो तीनों ही नाम आ जाएंगे। फन करने गए कहाँ पे? आइस में। ठीक है, आइसलैंड में। और वहां पे हमने अपना मार्क लगा दिया एकदम कि खुश हैं एकदम पूरी तरीके से। ठीक, तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट में आपको ये तीनों इनाम याद हो जाएंगे। ठीक है, अब उसी में देखें तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 की 147 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 116वां स्थान प्राप्त हुआ है। बहुत खुश नहीं है भारत। ठीक है, आए दिन तो आप देख ही रहे होंगे सोशल मीडिया पे। सरकार बहुत खुश है, लोग खुश हैं कि नहीं ये नहीं कह सकता। चलिए आगे। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बार्सिलोना स्पेन में किया गया। ठीक है, बार्सिलोना याद रखेंगे। अगला है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक।
2025 किस संगठन द्वारा जारी किया गया? तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संगठन के द्वारा इसको जारी किया गया। देखिए, भ्रष्टाचार में भी ना ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो फिर पकड़े जाओगे आप, ठीक है? तो भ्रष्टाचार, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। तो याद रखना है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो संगठन है उसके द्वारा इसको जारी किया गया। अब इसी सूचकांक के जारी करने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये बर्लिन में है, ठीक है? चलिए, आगे भ्रष्टाचार बोध सूचकांक वर्ष 2025 में 182 देशों की सूची में भारत का कौन-सा स्थान था? तो भारत का स्थान 91वां था, 91वां स्थान था, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत तंजानिया चौथी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये ज़ांज़ीबार जो कि तंजानिया में पड़ता है, वहाँ आयोजित हुई थी। तो भारत और तंजानिया के बीच में बैठक हुई है, तो भारत में ना होकर के ये तंजानिया में हुई जो कि ज़ांज़ीबार में हुई, ठीक है? और आजकल ज़ेनज़ी का नाम तो आपने सुना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें अमिताभ प्रसाद ने इसका अ, जो है नेतृत्व किया था, जो कि संयुक्त सचिव रक्षा सहयोग के हैं। तंजानिया की ओर से बैठक का नेतृत्व किसने किया था इसमें? तो इब्राहिम मौहोना के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किन देशों ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो स्पेन ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो 16 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया नहीं चला सकते, उस पर प्रतिबंध है, ठीक है। अब चूंकि 16 वर्ष से कम आयु का बच्चा है तो लगातार दिन रात मोबाइल पे रहते हैं, तो आंखों में पेन होने लगता है, आंखें दुखती है ना, काफी ज्यादा समय तक स्क्रीन आप देखिए तो आंखों में दर्द होने लगता है। तो जब दर्द होने लगा तो मतलब पेन होने लगा, और पेन होने लगा तो प्रतिबंध लगा दिया गया, रुको 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया पे नहीं जुटेंगे अब। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिति 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दुबई में हुआ, ठीक है। जो यूएई का दुबई है वहां पे हुआ। आगे बढ़ते हैं। और इसी जो समिति थी, इसका मुख्य विषय क्या था? तो भविष्य की सरकारों को आकार देना। सही से काम नहीं कर रही है तो सरकारों को एक आकार देना, विजन देना कि किस तरीके से काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये मानने को तैयार नहीं होंगे तो दबा दबा के कहा गया सबको, सुनो काम ठीक से करना है। तो कहाँ हुआ? दुबई में हुआ। थीम क्या थी? तो भविष्य की सरकारों को आकार देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की? तो मलेशिया की यात्रा की, जो कि 7 से 8 फरवरी 2026 में इन्होंने यात्रा की थी मलेशिया की, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के किस प्रधानमंत्री को जापान की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी प्रतिनिधि सभा चुनावों में उनकी ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है? तो सनाए ताकाएची को इन्होंने बधाई दी है, ठीक है। ताकाएची जापान की कौन सी महिला प्रधानमंत्री हैं? तो ये पहली महिला प्रधानमंत्री हैं और हमारे प्रधानमंत्री ने इनको क्या किया है? बधाई दी है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि जापान की महिला प्रधानमंत्री कौन है? जो पहली हैं तो नाम है ताकाइची, ठीक है। जो सनाए तकाची किस पार्टी की नेता हैं? तो ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं, ठीक है। तो उस पार्टी से इन्होंने जीत हासिल की है। आगे देखते हैं। किस देश के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी ने भारत की यात्रा की? तो सेशेल के जो राष्ट्रपति हैं, नाम क्या है इनका? पैट्रिक हार्मिनी, ठीक है। इन्होंने जो है भारत की यात्रा की है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो 38वें स्थान पर है। आगे देखते हैं। तो भारत अमेरिका ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो वाशिंगटन डीसी में ये आयोजित की गई।
तो ड्रग को क्या किया गया? वॉश किया गया। ठीक है, बस याद रखा, इतना याद रखना, आपको क्लिक हो जाएगा वहां ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं। भारत की ओर से ग्रुप का नेतृत्व किसने किया था? तो मेनका जो है बत्रा ने किया था। अगला पॉइंट है, अबू धाबी को विश्व का सबसे सुरक्षित शहर वर्ष 2026 में किस सूचकांक में घोषित किया गया है? तो अबू धाबी जो है विश्व का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। ये नंबियो क्राइम इंडेक्स बाय सिटी 2026 के द्वारा इसको घोषित किया गया है। किसको? अबू धाबी को, ये याद रखना है। ठीक है, आगे है एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? तो छठा स्थान है मैन्युफैक्चरिंग में। इस इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन सा देश है? तो चीन है सबसे पहले नंबर पे। ठीक है, और भारत कौन से नंबर पे है? इंडिया है 6 नंबर पे। किस देश ने क्रिप्टो माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दी है? तो तुर्कमेनिस्तान ने इसको मान्यता दे दी है, क्रिप्टो माइनिंग और ट्रेडिंग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी हमले में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को कहां से गिरफ्तार किया गया? तो काराकस से इसको गिरफ्तार किया गया था। ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो थे, जो कि काराकस से इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अगला है, सिपरी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में टॉप 100 हथियार कंपनियों की हथियार एवं सैन्य सेवाओं की बिक्री से प्राप्त आय कितनी बढ़ी है? तो 5.9% आय बढ़ी है। ठीक है, अगला है, वर्ष 2024 में टॉप 100 हथियार कंपनियों की कुल आय कितनी है? तो इनकी कुल आय है $679 बिलियन। ठीक है, 400 वर्ष पुरानी पेंटिंग क्राइस्ट ऑन द क्रॉस की नीलामी कितने में हुई? तो इसकी नीलामी 2.3 मिलियन यूरो में हुई, यानी कि $2.7 मिलियन में। ठीक, यह पेंटिंग किस चित्रकार की है? तो ये पीटर पाल रूबेंस की है। अगला, एशिया पावर इंडेक्स 2025 का किस थिंक टैंक द्वारा जारी किया गया? तो ये जो एशिया पावर इंडेक्स है, ये लोबी इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको जारी किया गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया से है। भारत ने इस इंडेक्स में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो तीसरा स्थान हासिल किया है इसमें भारत ने। ठीक है, एशिया पावर इंडेक्स में पहले 2 स्थानों पर कौन से देश रहे? तो यूएसए पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर क्या है? भारत है। ठीक है, चलिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी का पश्चिम अफ्रीका में पहला प्रस्तावित परिसर कहाँ है? तो नाइजीरिया में पहला प्रस्तावित परिसर बनाया जा रहा है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने किस देश में पोलियो प्रकोप के समापन की घोषणा की है? तो इंडोनेशिया से पोलियो समाप्त करने की घोषणा कर दी गई है। अगला, मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता कौन बनी? तो फातिमा बॉस, जो कि मैक्सिको की हैं, ये मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं 2025 की। आगे, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना? तो सोशल को वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, किसने? कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन को कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बाकू में, जो कि अजरबैजान में है। ठीक है, वहां पे आयोजित किया गया। अगला, तीसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो साओ पाउलो, जो कि ब्राजील में है, यहाँ पे तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किया गया। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा था आयुर्वेद का, तो कहा गया कि आओ और पाओ। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 23वां स्थान प्राप्त हुआ है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में, 23वां स्थान। ठीक है, आगे, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक शिखर सम्मेलन 2025 की बैठक कहाँ हुई? तो
ग्योंगजू में हुई, जो कि दक्षिण कोरिया में है, इसकी बैठक हुई। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, जो कि एपेक जो एपेक जो संस्था है, ठीक है, ये एक आर्थिक संगठन है। अब जो एपेक है आपका, यानी एपेक का मतलब है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। आर्थिक सहयोग, ये इसका पूरा मतलब है। तो इसकी जो थीम है, इस शिखर सम्मेलन में जो 2025 की जो थीम है, विषय है, वो था होल्डिंग ए सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट, इनोवेट, प्रॉस्पर। इसका मतलब ये है कि टिकाऊ भविष्य का निर्माण, जुड़ाव, नवाचार और समृद्धि। ठीक है, ये इसकी थीम थी। और एपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो सिंगापुर में। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है, क्या भारत इसका सदस्य है? तो नहीं, भारत का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत जो है केवल एक पर्यवेक्षक के रूप में है। ठीक है, तो यानी भारत को क्या है, एक पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। और ये जो एपेक है, इसकी स्थापना कब की गई? तो 1989 में की गई, याद रखेंगे। चलिए, अगला है, यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को रचनात्मक पाक कला शहर घोषित किया गया है? तो लखनऊ को किया गया है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि पाक कला क्या है? तो पाक कला भोजन बनाने, उसे सजाने यानी प्रेजेंट करने और खाने खिलाने की पूरी जो संस्कृति होती है, वो पाक कला कहलाती है। अब जब यूनेस्को जब रचनात्मक पाक कला शहर जब घोषित करती है, तो उसके पीछे जो उसके दायरे में जो चीजें आती हैं, जैसे कि वहां की जो ऐतिहासिक जो रेसिपी है, उसको देखा जाता है। जो अनोखी तकनीक है, ठीक है, अनोखी तकनीक, वहीं साथ में सांस्कृतिक जुड़ाव देखा जाता है और स्थानीय स्वाद, इन बातों को ध्यान में रखा जाता है और फिर घोषित किया जाता है। तो हाल ही में हमारे लखनऊ शहर को, आपको पता है कि टुंडे कबाब और भी ऐसी चीजें वहां पे मिलती हैं। ठीक है, तो इसलिए लखनऊ को क्या किया गया है, पाक कला रचनात्मक शहर घोषित किया गया है। तो आपके यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो एपेक का मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर में है। यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को रचनात्मक पाक कला घोषित किया गया है? तो ये लखनऊ को था। अब आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेट इन इक्वेलिटी रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? तो वर्ल्ड इन इक्वेलिटी लैब के द्वारा इसको जारी किया गया। ठीक है, और इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो क्लाइमेट चेंज अ कैपिटल चैलेंज, वाई क्लाइमेट पॉलिसी मस्ट टेकल ऑनरशिप, ये इसका शीर्षक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व के सर्वाधिक धनी 1% लोगों के पास वैश्विक संपत्ति का कितना हिस्सा है? तो सोचिए, 38.4% हिस्सा है केवल ये 1% लोगों के पास। ठीक है, वहीं विश्व के सर्वाधिक धनी 1% लोगों का आधारित उत्सर्जन उपभोग कितना योगदान है? तो 15% का योगदान है उत्सर्जन में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किस महिला ने आयरलैंड की राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है? तो कैथरीन कॉलोनी, कैथरीन कोनोली ने पदभार ग्रहण किया है आयरलैंड की राष्ट्रपति के रूप में। तो आयरलैंड में लैंड पकड़िएगा और कॉलोनी याद रहेगा, कोनोली नहीं, कॉलोनी याद रखिएगा, अपने आप आपको याद आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कुआलालंपुर में हुआ, मलेशिया में। ठीक, आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कुआलालंपुर में। अगला है, भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में
किस अवधि के लिए निर्विरोध चुना गया? तो वर्ष 2026 से 28 के लिए निर्विरोध चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत को चुना गया है। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कौन सी बार चुना गया है? तो ये 7वीं बार है जो ऐसा हुआ है, इनका भारत का चुनाव किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किन अमेरिकी वैज्ञानिकों को दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ये जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस को सम्मिलित रूप से नोबेल पुरस्कार जो कि भौतिकी का देने की घोषणा की गई है। आगे बढ़ जाते हैं। वर्ष 2025 का भौतिकी नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए प्रदान किया गया है? तो क्वांटम यांत्रिकी और विद्युत परिपथ अनुसंधान, ये आपसे पूछा जा चुका है और कभी भी आपको दोबारा रिपीट प्रश्न देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन वैज्ञानिकों को वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला है? तो विद्युत परिपथ में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम यांत्रिकी, टनलिंग एवं ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए वर्ष 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस संस्थान ने घोषित किया? तो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने। नेक्स्ट है, किस देश ने नाटो की ईंधन पाइपलाइन प्रणाली से जुड़ने के लिए एक प्रारंभिक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पोलैंड ने किए हैं। अगला है, भारत रूस रणनीतिक साझेदारी घोषणा को कितने वर्ष हो गए हैं? तो 25 वर्ष हो गए हैं। नेक्स्ट है, घोषणा पर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने हस्ताक्षर किए थे। जो रणनीतिक साझेदारी थी इस पे अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है हस्ताक्षर किए थे। 25 वर्ष पूरे हुए तो लाजमी है प्रश्न बनने की संभावना बनी रहती है। अगला देखें, तो भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मोरक्को ने किए हैं। आगे, अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र के नेताओं की 6ठी त्रिपक्षीय बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित की गई। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अफ्रीकी संघ के प्रतिनिधि कौन थे? तो महमूद अली यूसुफ, ये अफ्रीकी संघ के प्रतिनिधि थे। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी GII 2025 किसने जारी किया? तो वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि विपो द्वारा इसको जारी किया जाता है। ये आपसे कई बार पूछा जा चुका है। अब जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है इसमें 2025 में भारत का स्थान कौन सा था? तो 38वां स्थान था। वहीं 2025 में कितनी अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया गया? तो 139 अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया गया। ठीक है, अब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान किस देश का है? तो स्विट्जरलैंड इसमें सबसे पहले नंबर पे है। किस देश ने दुनिया का पहला AI जनरेटिव मंत्री नियुक्त किया है? तो अल्बानिया ने। ठीक है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, याद रखेंगे। अल्बानिया ने जनरेटिव मंत्री नियुक्त किया है, AI याद रखें। AI मंत्री का नाम क्या है? तो इसका नाम है डिएला। अगला है, भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया? तो IIT दिल्ली अबू धाबी कैंपस में खोला गया है। ठीक है, पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर खोला गया है अबू धाबी कैंपस में, जो कि IIT दिल्ली का जो IIT दिल्ली अबू धाबी जो कैंपस है उसमें खोला गया है। ठीक है, चलिए अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया था? तो धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। टाइम्स का किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो ये तेजस्वी मनोज को चुना गया है। तेजस्वी मनोज किस लिए किड ऑफ द ईयर 2025 चुनी गई हैं? तो ये डिजिटल अपराध से बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए चुनी गई हैं।
आगे, संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो तियानजिन जो कि चीन में है, वहाँ पे संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये 31 अगस्त से 1 सितंबर की 2025 तक चला था। ठीक। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की लंबी अवधि की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB से बढ़ाकर कितना किया है? BBB नेगेटिव से जो बढ़ा करके BBB कर दिया, नेगेटिव हटा दिया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटी अवधि की रेटिंग को A3 से कितना कर दिया है? तो A2 कर दिया है। S&P ने अगले 3 वर्षों में भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना प्रतिशत लगाया है? तो 6.8% अनुमान इन्होंने लगाया है। आगे, संयुक्त राष्ट्र स्थल रुद्ध विकासशील देशों का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ? तो जो स्थल रुद्ध है यानी कि स्थल से जो घिरे हुए जो विकासशील देश हैं, उनका जो तीसरा सम्मेलन हुआ है, ये अवाजा तुर्कमेनिस्तान में हुआ है। अब विकासशील देश हैं, स्थल रुद्ध भी हैं, तो अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए सम्मेलन कर रहे हैं। याद रहेगा, कनेक्ट हो जाएगा आपका। किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति यू मिंट स्वे का 74 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो म्यांमार के थे ये। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि सर देखिए क्या बोल रहे हैं, देखिए लिंक हो जाती चीजें तो मैं बोल देता हूँ। अब मिंट खा करके मर गए, लेकिन मतलब राष्ट्रपति हैं, सम्मान है उनके लिए, बस याद करने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो करोल नवरोकी ने शपथ ली है पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है। अब पोलैंड से याद रखेंगे कि लैंड को याद रखिएगा। अब लैंड पे जो है इनको रोक रहे हैं ये। ठीक है। अब ऐसे कुछ क्लिक करिएगा, लिंक करिएगा, बस याद रहेगा आपको। अब हर चीज आपको बोलना जरूरी नहीं होता, थोड़ा सा आप भी अपना दिमाग लगाइएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी आईएसए का 107वां सदस्य कौन बना? तो मालडोवा। ठीक है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, आप याद रखेंगे इसको। 107वां सदस्य बना है ये मालडोवा। ठीक। आगे, प्रिक्स बर्सेल्स अवार्ड के तहत वर्ष 2025 में विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा कौन सा चुना गया है? तो यांताई पोंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का टर्मिनल 2 जो कि चीन में है, ये सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा घोषित किया गया है। ठीक है। अगला है, ब्रिटेन में मतदान की आयु 18 वर्ष से घटाकर कितने किए जाने की घोषणा की गई है? तो 18 से कम करके 16 वर्ष कर दी गई है। कहाँ की गई है? ब्रिटेन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री यूलिया स्विरिडेंको। अब ये यूक्रेन में क्रेन पकड़िएगा और स्विरिडेंको में डंका पकड़ लीजिएगा। क्रेन ले जा करके एकदम ये लिया, डंका बजा दिया इन्होंने। ठीक। याद रहेगा, बस इतना ही, मतलब आप इसको एक दो बार और अच्छे से इसको याद कर लेंगे ना। बस केवल ये कहानी, क्रेन लेकर के डंका बजा दिया, बस आपको वहां ऑप्शन में दिखेगा और आप तुरंत क्लिक कर पाएंगे। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेल्विसिया मिराबिलिस। कितना खतरनाक नाम है ना। तो प्रधानमंत्री मोदी को नामिबिया के जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। अब चूंकि प्रधानमंत्री जी अपने मोस्ट एवियंट व्यक्ति हैं, तो उनको दे दिया गया। बस ये याद रखना है कि नामीबिया का जो है कौन सा सम्मान है ये। इस सम्मान को पाने वाले वो कौन से भारतीय हैं? तो पहले ही हैं। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जो भी करते हैं वो पहले ही होते हैं।
ये याद रखिएगा। चलिए, फोर्ब्स द्वारा जारी अमेरिका के सबसे अमीर प्रवासियों की सूची 2025 में भारतीय मूल के कितने व्यक्ति शामिल हैं इसमें? तो 12 व्यक्ति इसमें शामिल हैं। ठीक है, चलिए, इस सूची में सबसे अमीर अफ्रीकी मूल का अरबपति कौन है? तो एलन मस्क साहब है भैया। अब इसको तो कोई भूल ही नहीं सकता। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रपति सम्मान दिया गया? तो ब्राजील का। ठीक है, उन्हें प्रदत्त सम्मान कौन सा है? तो द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। देखिए, ट्रिक तो बहुत शानदार है, पर मैं बताऊंगा नहीं आपको, आप खुद दिमाग लगाइएगा। ठीक है, अब क्रॉस से पकड़िएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं थी उसको हमने कवर किया। अब इससे आगे हम लोग आर्थिकी के कुछ पॉइंट्स देखेंगे। उससे पहले हम 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। ठीक, चलिए आगे आप सब लोग। अब हम लोग आर्थिकी के कुछ पॉइंट समझेंगे। भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण सह प्रदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये पीलीभीत में किया जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो याद रखेंगे कहाँ पे? पीलीभीत में। ठीक है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। जहां भी मैं आपको इम्पोर्टेंट लिख रहा हूँ, जहां भी महत्वपूर्ण लिख रहा हूँ, आप मान के चलिएगा कि अनदर चीज़ों से वो उसकी संभावना ज़्यादा होगी आने की आपके एग्जाम में। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं और जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ तो वो वहाँ से नहीं पूछा जाएगा। बिल्कुल पूछा जा सकता है, आयोग है, कहीं से भी प्रश्न उठा करके रख सकता है। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम देते देते चीज़ों का थोड़ा सा कंटस्ट हो जाती है कि किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो बस वही एक अनुभव है मेरा, जो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण सह प्रदर्शन केंद्र पीलीभीत में स्थापित किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लॉजिस्टिक्स पोर्ट्स परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी एलपीपीआई किसने जारी किया? तो ये पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया। ठीक है, नमूना पंजीकरण प्रणाली यानी कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी एसआरएस 2024 बुलेटिन किसने जारी किया? तो भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय के द्वारा इसको जारी किया गया। ठीक है, ओआरजीआई किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत है, यानी कि जो भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय है, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, और जो नमूना पंजीकरण प्रणाली है एसआरएस, ये किस प्रकार के सर्वेक्षण है? तो ये जनसांख्यिकी सर्वेक्षण होते हैं ये। ठीक है, इस अब भारत की जन्म दर 2014 में कितनी थी? तो 21 प्रति 1000 थी जन्म दर। ठीक है, भारत की जन्म दर 2024 में कितनी? तो 18.3 प्रति 1000। और भारत की मृत्यु दर 2014 में कितनी थी? तो 6.7 प्रति 1000। और भारत की मृत्यु दर 2024 में कितनी हुई? तो 6.4 प्रति 1000। ये डाटा है, तो आप इसको थोड़ा सा देख के जाइएगा। एक सेकेंड। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औद्योगिक पार्क के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दी है? तो भारत औद्योगिक विकास योजना को मंजूरी दी है। ठीक, अगला है भाव्या के संचालन दिशा निर्देश किसने जारी किए? तो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने जारी किए हैं। चलिए अगली तरफ बढ़ते हैं। भाव्या का कुल परिव्यय कितना है? तो 33,660 करोड़ रुपए है। ठीक है, बिहार बजट 2026-27 किसने प्रस्तुत किया? तो बिहार के लिए आपको महत्वपूर्ण हो सकता है। तो वित्त मंत्री कौन है बिहार के? तो विजेंद्र प्रसाद यादव वित्त मंत्री थे ये। ठीक, बिहार बजट 2026-27 का कुल आकार कितना है? कुल कितना बजट है? तो
3,47,589.76 करोड़ रुपए। ठीक है, तो अप्रोक्स याद रखना है कि 3,50,000 के आसपास याद रखेंगे तो याद रहेगा, लेकिन कभी कभी आपको अप्रोक्स पूछ लेता है तो 3,47 याद रखना है, इतने से काम आपका बन जाएगा। 2025-26 के बजट अनुमान की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? तो ये 30,694.74 करोड़ रुपए की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है बजट में। ठीक है, 2025-26 के 26-27 के अगर अनुरूप देखें 2025-26 में, तो 2025-26 में बजट जो है कम था, जो कि 30,694.74 करोड़ रुपए बढ़ करके 2026-27 में इतना हो गया। अगला पॉइंट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 26 में किनका समग्र आकलन प्रस्तुत किया गया? तो राज्य का आर्थिक विकास, सार्वजनिक वित्त तथा विकास प्राथमिकताओं को जो है जिनका जो आकलन प्रस्तुत किया गया, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक, वर्ष 2024-25 में स्थिर कीमतों पर बिहार की, जो कि 2011-12 की जो आधार ईयर है, उस पर बिहार की जीएसडीपी वृद्धि दर कितनी रही? तो 8.6% जो है स्टेट की उनकी जो जीडीपी थी वो रही। ठीक है, उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2025-26 कब प्रस्तुत की गई? तो 9 फरवरी 2026 को प्रस्तुत की गई। अगला है वर्ष 2016-17 में उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी लगभग 13.30 लाख करोड़ रुपए। वर्ष 2024-25 के त्वरित अनुमान में जीएसडीपी कितना है? तो लगभग 30.25 लाख करोड़ रुपए। ये दोनों ही वर्ष का आप एक बार देख के जाइएगा। ठीक है, काफी बड़ा है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किसका निर्माण मंजूर किया? तो भारत समुद्री बीमा पूल का निर्माण मंजूर किया है। अगला, भारत समुद्री बीमा पूल के लिए सरकार ने कितनी संप्रभु गारंटी दी है? तो 12,980 करोड़ रुपए की गारंटी दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तृतीय को कितने समय तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो ये 2028 तक बढ़ा दी गई है, मार्च 2028 तक। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में पुलों की पूर्णता समय सीमा क्या है? तो मार्च 2029। योजना का संशोधन परिव्यय कितना है? तो 83,977 करोड़ रुपए पर योजना है, उसका परिव्यय संशोधित किया गया है। अब कितना हो गया है? 83,977 करोड़ रुपए। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 संसद में किसने प्रस्तुत किया? तो संसद में कौन वित्त मंत्री करेंगे? तो केंद्रीय वित्त मंत्री कॉर्पोरेट कार्य मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी है, उन्होंने प्रस्तुत किया। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा? तो वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा इसको जारी किया जाता है। ये पूछा गया है आपसे, ध्यान रखेंगे, कभी भी आपको फंसा सकता है। केंद्रीय बजट 2026-27 संसद में किसके द्वारा पेश किया गया? तो केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया केंद्रीय बजट। तो बजट तो आपको पता ही है कौन पेश करता है। बजट 2026-27 में कुल व्यय का अनुमान कितना है? तो कुल व्यय का अनुमान है 53,47,315 करोड़ रुपए का व्यय का अनुमान है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा कितना है? ये आपके लिए जरूरी हो सकता है, राजकोषीय घाटा। तो जीडीपी का 4.3% राजकोषीय घाटा रहने का जो है अनुमान किया गया है। बजट 2026-27 में भारत की नॉमिनल जीडीपी, इकोनॉमी वाली क्लास में समझाएंगे कि रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। यहाँ बस इतना याद रखिए कि नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित है? तो 10% अनुमानित है। वर्ष 2026-27 के लिए राजस्व घाटा यानी कि रेवेन्यू जो डेफिसिट है वो जीडीपी का कितना प्रतिशत लक्षित है? तो 1.5% लक्षित। बजट 2026-27 में प्रभावी पूंजीगत व्यय यानी इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कितनी राशि निर्धारित की गई है? तो
17,14,523 करोड़ रुपए लागत जो राशि है वो पूंजीगत व्यय निर्धारित की गई है। जैसे एक होता है राजस्व व्यय और एक होता है पूंजीगत व्यय, ठीक है? फिर कभी समझेंगे कि क्या क्या होते हैं ये राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। फिलहाल हम यहाँ पे केवल उतना ही कवर करेंगे क्योंकि इसमें समय लग जाएगा। तो इसमें बस ये याद रखना है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो प्रभावी यानी कि इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो 17,14,523 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। बजट 2026-27 में रेलवे के लिए कितने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? तो 7 रेलवे हाई स्पीड जो है कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। इन 7 हाई स्पीड जो रेल कॉरिडोर की कुल अनुमानित लंबाई कितनी होगी? तो 4,000 किलोमीटर इनकी लंबाई निर्धारित की गई है। हाल ही में 6 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के अंतर्गत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बनाया है, क्योंकि रोड बनाई थी इन्होंने काफी उसके हिसाब से पुराना डेटा है ये रिकॉर्ड किस आर्थिक कॉरिडोर पर बने? तो ये बंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा आर्थिक कॉरिडोर पर बनाया गया, ठीक है, जो NH 544G है। कौन सा राज्य 8वां वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो असम है ऐसा राज्य जो पहला 8वां वेतन लागू करने वाला राज्य बन गया है। इस आयोग के प्रमुख कौन बने हैं? तो सुभाष चंद्र दास इसके आयोग के प्रमुख बने हैं। ये 8वां वेतन आयोग गठित किया गया है असम में और इसके जो प्रमुख बने हैं वो सुभाष चंद्र दास बने हैं, ठीक। हाल ही में किस मिशन के तहत सरकार द्वारा 2 प्रमुख पहलें शुरू की गई हैं? तो निर्यात प्रोत्साहन मिशन के द्वारा जो है 2 प्रमुख पहलें शुरुआत की गई हैं और ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि 8वां वेतन आयोग गठित जो है असम में हुआ है। पहला है इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है। अब जो निर्यात प्रोत्साहन मिशन कब स्वीकृत हुआ? तो ये नवंबर 2025 में स्वीकृत हुआ था। अगला है निर्यात प्रोत्साहन मिशन के शुरुआती रोल आउट के हिस्से के तौर पर निर्यात प्रोत्साहन सब स्कीम के तहत किसके निर्यात को बढ़ावा देने की 2 मुख्य पहलें शुरू की गई हैं? तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग यानी MSME के पहलों के रूप में इसको शुरुआत किया गया है। आगे बढ़ते हैं। निर्यात प्रोत्साहन मिशन के लिए कुल परिव्यय कितना है? तो 25,060 करोड़ रुपए इसका परिव्यय निर्धारित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। मिशन की अवधि क्या है? तो मिशन की अवधि 2025-26 से 2030-31 कर दी गई है। लखनऊ किस मामले में उत्तर प्रदेश का पहला शहर बन गया है? तो जीरो फ्रेश वेस्ट डंप के मामले में लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश का पहला शहर बन गया है और आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस बैंक को 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता मंजूर की है? तो सिडबी तो याद रखेंगे आप। अगला है सार्वजनिक क्षेत्र के भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंकर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ बैंकर बैंक ऑफ बड़ौदा को दिया गया है, ठीक है। यह अवार्ड किस संस्थान प्रकाशन द्वारा दिया गया? तो ये द बैंकर मैगजीन जो मैगजीन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। चलिए, भारत में वर्ष 2027 की जनगणना के लिए कितना बजट स्वीकृत किया गया है? तो 11,718.24 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया है जनगणना के लिए। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, कभी-कभी इस तरीके से प्रश्न बन जाता है, ठीक है। वर्ष 2027 की जनगणना कितने चरणों में होगी? तो 2 चरणों में होगी। अगला है सेबी ने कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए कौन सा नया ढांचा शुरू किया है? तो स्वागत FI ये नया ढांचा इन्होंने जो है स्वीकृत किया है। स्वागत FI का पूर्ण रूप क्या है? तो सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन फॉरेन इन्वेस्टर, ठीक है। ये आपका स्वागत FI का फुल फॉर्म है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदत्त निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना के तहत कितने रुपए तक की संपार्श्विक जो है मुफ्त ऋण सहायता की परिकल्पना की गई है? तो 20,000 करोड़ रुपए की मुफ्त ऋण सहायता की परिकल्पना की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने परिव्यय के साथ भारत के निर्यात इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए निर्यात संवर्धन मिशन को मंजूरी दी है? तो 25,060 करोड़ रुपए की मंजूरी
दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना के तहत कितने प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है? तो 7 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना के तहत। अब इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना यानी कि ईसीएमएस के तहत स्वीकृति इन 7 परियोजनाओं पर कुल निवेश कितना है? तो 5,532 करोड़ रुपए का निवेश इसमें रखा गया है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 और भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक 2025 का पुरस्कार किस बैंक ने जीता? तो भारतीय स्टेट बैंक ने जीता। उपभोक्ता बैंक, ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ बैंक अगर दोनों की बात की जाए तो भारतीय स्टेट बैंक। एसबीआई को यह पुरस्कार किस संगठन ने प्रदान किया? तो ग्लोबल फाइनेंस, जो कि न्यूयॉर्क के है, इन्होंने इनको दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ के प्रथम उप प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डेनियल केट्स को जो है नियुक्त किया गया है। आईएमएफ की वर्तमान प्रबंधन निदेशक यानी एमडी कौन है? तो क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, ठीक है, इनको नियुक्त किया गया है एमडी। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने किसे नया कार्यकारी निदेशक यानी डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो सोनाली सेनगुप्ता को डायरेक्टर नियुक्त किया है आरबीआई ने। सोनम गुप्ता का एक बार नाम चला था ना नोट पे, ठीक है, तो बस वहीं से पकड़ लीजिएगा इसको याद रखने के लिए। चलिए, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना किसने प्रारंभ की? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। आजकल ये तो कहीं भी पहुंचे रहते हैं, रेल का उद्घाटन करना है तो मोदी जी। मंत्री मंत्री जिस आयोग जिस विभाग के मंत्री हैं वो भूल जाते हैं, झंडी दिखाने तो आपके प्रधानमंत्री पहुंचते हैं हमारे, है ना। चलिए, अच्छी बात है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के साथ कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया? तो दालों में आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कितनी प्रमुख रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो 4 को मंजूरी दी है। इन रेलवे परियोजना का कुल मूल्य कितना है? तो 24,634 करोड़ रुपए, ठीक। चलिए आगे। इन परियोजनाओं के तहत भारतीय रेल नेटवर्क में कुल कितने किलोमीटर जोड़े जाएंगे? तो 894 किलोमीटर जोड़े जाएंगे, ठीक। ये परियोजनाएं भारत में किन 4 राज्यों में फैली हैं? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़। भारत एफटीए भारत ईएफटीए व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता टीईपीए कब से लागू हुआ? तो 1 अक्टूबर 2025 से लागू हुआ। कौन 500 अरब डॉलर संपत्ति वाला विश्व का पहला व्यक्ति बन गया है? तो एलन मस्क बन गए हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं। एलन मस्क किस कंपनी के सीईओ हैं? तो ये टेस्ला के सीईओ हैं। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी किसने दी? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी। यह मिशन कब से कब तक चलेगा? तो 2025-26 से 2030-31 तक ये मिशन चलेगा। मिशन के लिए कुल वित्तीय परिव्यय कितना है, खर्च कितना है? तो 11,440 करोड़ रुपए है, ठीक है। वर्ष 2030-31 तक दलहन उत्पादन का लक्ष्य क्या है? तो 350 लाख टन लक्ष्य रखा गया है। मर्सिडीज बेंज हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट एंड लग्जरी कंज्यूमर सर्वे 2025 के अनुसार भारत में वर्ष 2025 तक करोड़पति यानी कि मिलियनियर परिवारों की संख्या कितनी हो गई है? तो 8.71 लाख हो गई है, ठीक है। इसके अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक करोड़पति परिवार है? तो महाराष्ट्र में भैया, सबसे ज्यादा वहीं उद्योगपति और वो सब रह रहे हैं, ठीक है। भारत विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक बना है, दूसरा बन गया है। मत्स्य उत्पादन ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण के लिए कितने रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? तो 1,500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। यह योजना किस मिशन का हिस्सा है? तो ये राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का हिस्सा है, ठीक है। राज्य ऊर्ज राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक यानी स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स 2024 किस मंत्रालय ने जारी किया? तो विद्युत मंत्रालय ने इसको जारी किया, ठीक है। तो आज हमने अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं और आर्थिक घटनाओं को हमने जाना। कल की क्लास में यानी अगली क्लास में हम साइंस और जो खेल हैं और कुछ जो मिसलेनियस वाले पार्ट हैं, जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से बनते हैं मिसलेनियस वाले पार्ट से, तो उसको कवर करेंगे। यानी कि कल की क्लास में हम पूरे इसको कवर कर ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।
आपसे अनुरोध है कि अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा मुझे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। बाकी हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। बाय।